किसी गांव में महिमा नाम की लड़की अपनी दादी के साथ रहती थी। महिमा की दादी बूढ़ी थी, लेकिन 2 वक्त की रोटी के लिए झाड़ू पोछा का काम करती थी। एक दिन महिमा अपनी दादी के साथ लेटी हुई थी, तभी उसकी दादी उससे कहती है, एक दिन मैं अपनी बिटिया की धूमधाम से शादी करवाऊंगी। नहीं दादी, मुझे नहीं करनी शादी। तेरे लिए राजकुमार की तरह खूबसूरत लड़का लेकर आऊंगी, उसके बाद तो तू भी उसे देखकर मना नहीं कर पाएगी। क्या दादी, आप भी ना? मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, आप भी सो जाओ। थोड़ी देर बाद महिमा और उसकी दादी सो जाती है। अगले दिन महिमा नींद से उठती है, लेकिन वो देखती है कि उसकी दादी अभी तक सोई हुई है। अभी तक दादी सोई हुई है? इतनी देर तो दादी कभी नहीं सोई। लगता है ज्यादा गहरी नींद में है। कोई बात नहीं, मैं पानी लेकर आती हूँ, तब तक तो दादी उठ ही जाएंगी। इतना बोलकर महिमा कुएं से पानी लेने चली जाती है। 1 घंटे बाद महिमा कुएं से पानी लेकर आती है, लेकिन अभी तक उसकी दादी नहीं उठी थी। ये देखकर महिमा परेशान हो जाती है। क्या हो गया दादी को, अभी तक नहीं उठी? उठ जाओ दादी, देखो कितना टाइम हो गया है, काम पर भी जाना है ना आपको, उठ जाओ। तभी महिमा की नजर तकिए के पास रखी हुई दवाई के पास जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी दादी की सांसें नहीं चल रही है। ये देखकर महिमा समझ जाती है कि उसकी दादी उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई है। महिमा रोने लगती है। दादी, आप मुझे छोड़कर चली गई। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मैं जैसे तैसे किसी से उधार लेकर एक अच्छे अस्पताल में आपका इलाज करवाती। महिमा की रोने की आवाज सुनकर आसपास की औरतें उसके घर आ जाती हैं। महिमा रोते हुए उन्हें सारी बातें बताती है। ये जानकर उन सभी की आंखें भी नम हो जाती है। थोड़ी देर बाद गांव वालों की मदद से महिमा अपनी दादी का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ दिनों के बाद महिमा वहां जाती है जहां उसकी दादी झाड़ू पोछा का काम करती थी। वहां पहुंचकर महिमा मालकिन से कहती है, मालकिन, आज से मैं काम करने आऊंगी। दरअसल हाँ, मुझे पता है तेरी दादी गुजर गई है। कोई बात नहीं, हिम्मत रख। माना कि तेरा उनके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन वो भी तो बूढ़ी हो गई थी ना। इस तरह मालकिन महिमा को समझाती है। थोड़ी देर तक मालकिन से बात करने के बाद महिमा घर के काम में लग जाती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और महिमा अकेले खुशी से रहने लगती है। एक दिन की बात है, महिमा काम करके घर लौट रही होती है। तभी देखती है कि शहर से एक लड़की अपने मम्मी पापा के साथ गांव आई है। लग रहा है शहर से आई है। मुझे तो शहर के बारे में कुछ नहीं पता है, उस लड़की से पूछ कर आती हूँ। इतना सोचकर महिमा वो लड़की जिसका नाम निशा था उसके पास जाती है और कहती है, मेरा नाम महिमा है, तुम अपना नाम बताओ। कौन हो तुम? मैं नहीं जानती तुम्हें। तो क्या हुआ, मैं तो तुमसे बातें करने आई हूँ। मैंने कभी शहर नहीं देखा, क्या तुम मुझे शहर के बारे में कुछ बता सकती हो? ओ शट अप, जान ना पहचान, आगे बात करने, गरीब चीप लोग। इतना बोलकर निशा अपने मम्मी पापा के साथ आगे बढ़ जाती है। महिमा निशा की बातों को दिल पर नहीं लेती है और अपने घर चली जाती है। 2 दिन बाद फिर से महिमा को निशा कुछ लड़कियों के साथ दिखाई देती है। महिमा पास में खड़ी होकर उनकी बातें सुनने लगती है। आज मैं तुम सबको आइसक्रीम खिलाऊंगी, मेरे पास बहुत पैसे हैं, जितना मन उतना आइसक्रीम खा लेना। वैसे भी तुमने कभी आइसक्रीम तो खाया नहीं होगा। ये सुनकर महिमा खुश हो जाती है और खुद में सोचती है, अरे वाह, आइसक्रीम! मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं होते जो मैं आइसक्रीम खाऊं। वैसे भी उस लड़की ने कहा है कि वो सबको आइसक्रीम खिलाएगी। इतना सोचकर महिमा निशा के पास जाती है और कहती है, सुनो लड़की, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? मेरा नाम लड़की नहीं निशा है। मैंने तो तुमसे सबसे पहले तुम्हारा नाम पूछा था, लेकिन तुमने मुझे बताया ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें लड़की कहा। अब तुमने खुद ही अपना नाम मुझे बता दिया। बोलो, क्या बोलने आई थी? मैंने सुना कि तुम सबको आइसक्रीम खिला रही हो और सब में तो मैं भी आती हूँ। मैं भी इसी गांव की हूँ, मुझे भी आइसक्रीम दो ना।
पागल हो गई हो क्या? तुमने सोच कैसे लिया कि मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी? मैं झाड़ू पोछा करने वाली को अपने साथ में खड़ी भी नहीं रहने देती हूँ। तुम्हें कैसे पता कि मैं झाड़ू पोछा करती हूँ? जब तुम इस तरफ आ रही थी तभी उन लोगों ने मुझे तुम्हारे बारे में बता दिया था। चलो जाओ यहाँ से। तुम्हारी जैसी लड़कियों के लिए तो आइसक्रीम देखना भी महंगा पड़ सकता है। निशा, बस एक दे दो ना। तुम मुझे जो काम करने के लिए कहोगी मैं तुम्हारा काम करूँगी, लेकिन अभी मुझे एक आइसक्रीम दे दो ना। एक बार खाओगी तो बार बार मांगोगी। चलो जाओ यहाँ से। निशा की ये बात सुनकर महिमा उदास हो जाती है। महिमा जब भी उदास होती थी तब वो नदी किनारे जाकर बैठ जाती थी, इसलिए उस दिन भी महिमा उदास होकर नदी के किनारे बैठ जाती है। नदी, निशा ने सभी को आइसक्रीम खिलाई सिवाय मेरे। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं भी आइसक्रीम खाऊं, लेकिन उसने तो कह दिया कि मैं उसके पास खड़े रहने के भी लायक नहीं हूँ। आइसक्रीम खिलाना तो दूर की बात है। वैसे उसने क्या गलत कहा? सच में मैं उसके पास खड़े रहने के लायक भी नहीं हूँ। वो तो इतनी अमीर है और मैं 2 वक्त की रोटी के लिए भी झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। बोलते बोलते महिमा वहीं लेट जाती है और अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है। तभी वहाँ पर एक अम्मा आती है और महिमा को देखकर बोलती है, बेटी, ओ बेटी, सो रही हो क्या? महिमा अपनी आंखें खोलती है और बोलती है, जी नहीं, बस यूं ही अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आप कौन? मैंने तो आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। बेटी, मैं इस गांव में नहीं रहती हूँ। मैं तो नदी के उस पार वाले गांव में रहती हूँ। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं अम्मा, कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ। मैं जब भी उदास होती हूँ तो यहाँ आ जाती हूँ। नदी के उस पार मेरा घर है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। नहीं अम्मा, इस गांव से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तभी अम्मा देखती है कि नदी किनारे एक नाव रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन नाव पर बैठकर थोड़ी देर मेरे साथ नदी में तो घूम ही सकती हो। इसी बहाने हम एक दूसरे को जानने लगेंगे। उसके बाद जब भी मैं इस गांव में आऊंगी तो तुमसे मिलकर जरूर जाऊंगी। ठीक है अम्मा। उसके बाद दोनों किनारे पर रखी नाव में बैठ जाती हैं। महिमा को नाव चलाना आता था। कुछ देर तक नाव चलाने के बाद महिमा अम्मा के साथ नदी के बीचों बीच पहुंच जाती है। महिमा नदी के बीचों बीच एक पेड़ देखती है जिस पर बहुत सारे आइसक्रीम थे। अम्मा वो देखो पेड़, उसमें तो बहुत सारी आइसक्रीम है। ये तो बिल्कुल वैसी ही आइसक्रीम है जैसी निशा के हाथ में थी। चलो ना आइसक्रीम खाते हैं। महिमा के ये बोलने के बाद अम्मा परी बन जाती है। आप तो परी हो? हाँ, मैं परी हूँ। मैं जानबूझकर तुम्हें यहाँ तक लाई। जब तुम नदी से बातें कर रही थी तब मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ तक लेकर आई। लेकिन नदी के बीचों बीच पेड़ कैसे हो सकता है, और वो भी आइसक्रीम का? ये मामूली नहीं है। साल में 2 बार ही यहाँ आइसक्रीम का पेड़ प्रकट होता है। आज के बाद ये आइसक्रीम का पेड़ 6 महीने बाद ही आएगा। ये सिर्फ अच्छे और सच्चे इंसान को ही दिखाई देता है। तुम नेक दिल हो, इसलिए तुम्हें ये नजर आया। उसके बाद परी पेड़ से एक आइसक्रीम निकालती है और महिमा को दे देती है। ये लो। उसी वक्त आइसक्रीम में से बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के निकले। महिमा ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? इससे तो सोने और चांदी के सिक्के निकल रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये मामूली आइसक्रीम नहीं। अब इन्हें बेचकर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इससे तुम जितनी चाहो आइसक्रीम खा सकती हो। महिमा सारे सोने और चांदी के सिक्कों को उठा लेती है। धन्यवाद परी। उसके बाद परी महिमा को उसके घर तक छोड़ देती है और खुद परीलोक चली जाती है। घर पहुंचकर महिमा सोचती है, अब तो मेरे पास बहुत सारे सोने और चांदी के सिक्के हैं। इन्हें बेचकर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अच्छा होगा कि मैं उन पैसों से अपनी एक फल और सब्जी की दुकान खोल लूं। लेकिन सबसे पहले जी भरकर आइसक्रीम खाऊंगी। महिमा बिल्कुल वैसा ही करती है। वो सोने और चांदी के सिक्के बेच देती है और उनसे जो पैसे मिलते हैं उससे सबसे पहले बहुत सारी आइसक्रीम खाती है और अगले दिन से अपनी दुकान बनवाने का काम शुरू करवा देती है। 1 महीने बाद महिमा का दुकान बनकर तैयार हो जाता है। महिमा अपनी दुकान देखकर बहुत खुश होती है।
अब मुझे किसी के घर में नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा। मैं इस दुकान में ताजे फल और ताजी सब्जियां बेचकर अच्छे से अपना गुजारा करूंगी। उस दिन से महिमा फल और सब्जियां बेचने का काम शुरू कर देती है। कुछ महीनों में ही महिमा अपनी मेहनत से अमीर हो जाती है, लेकिन कभी भी महिमा को अपनी अमीरी का घमंड नहीं होता। इसी तरह 8 साल बीत जाते हैं और एक दिन महिमा अपने मन में सोचती है, काम में इतनी व्यस्त हो गई कि 8 साल हो गए और मैं जंगल वाली नदी के पास नहीं गई। आज सारे काम छोड़कर मैं जंगल वाली नदी के पास जाऊंगी। वहाँ से मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हैं। इतना सोचकर महिमा जंगल वाली नदी के पास जाती है। महिमा नदी के किनारे सुकून से बैठी रहती है। कुछ घंटे बाद महिमा घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि गांव के राजकुमार के हाथों में गहरी चोट आई है। महिमा राजकुमार के पास जाती है और बोलती है, आपके हाथों में चोट कैसी लगी? दरअसल मैं जंगली जानवर का शिकार करने आया था, लेकिन अचानक पीछे से जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। वो तो अच्छा हुआ मैंने तुरंत खुद को हटा लिया और सिर्फ मेरे हाथों में चोट आई, वरना आज तो मेरी जान भी जा सकती थी। आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं हल्दी का लेप लगा दूंगी। राजकुमार महिमा के साथ उसके घर जाता है। महिमा राजकुमार के चोट पर हल्दी का लेप लगाती है, जिससे राजकुमार के चोट में आराम आता है। राजकुमार को महिमा का दयालु स्वभाव बहुत अच्छा लगता है और वो मन ही मन महिमा को पसंद करने लगता है। थोड़ी देर बाद राजकुमार अपने महल जाता है। अगले दिन राजकुमार फिर से महिमा के घर जाता है। अरे आप यहाँ, आपका कुछ रह गया था क्या? हाँ, मेरी सबसे बेशकीमती चीज। बेशकीमती चीज? लेकिन क्या? तुम। ये सुनकर महिमा मुस्कुराने लगती है। उसके बाद राजकुमार महिमा से शादी की बात करता है। महिमा शादी के लिए हाँ कर देती है। उसी दिन राजकुमार अपने माता पिता को महिमा के बारे में बता देता है और 2 दिन बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। एक दिन महिमा और राजकुमार बातें कर रहे होते हैं। तभी बातों ही बातों में महिमा राजकुमार से कहती है, मेरी दादी कहती थी कि वो मेरी शादी एक राजकुमार जैसे लड़के से करवाएंगी। उस वक्त तो मैं किसी न किसी तरह बात टाल देती थी, लेकिन सच में मेरी शादी एक राजकुमार से हो गई। अपनी दादी को याद करते हुए महिमा की आंखें नम हो जाती हैं। अब महिमा को राजकुमार के साथ साथ एक परिवार भी मिल गया था और महिमा हंसी खुशी से रहने लगी थी। ये कहानी शारदा नाम की एक औरत की है। शारदा एक गरीब कुम्हार थी। मिट्टी के बर्तन बनाकर वो अपना और अपने 2 बच्चों का ख्याल रखती थी। इन दिनों दिवाली नजदीक आ रही थी। इस अवसर पर शारदा ने बहुत सारे मिट्टी के दिए बनाए थे। मिट्टी के दिए बनाकर शारदा उन्हें बाजार में बेचने चली गई, लेकिन उसकी कुछ खास कमाई नहीं हुई। एक दिन दिए बेचने के चक्कर में एक ही जगह बैठे बैठे शारदा बहुत थक जाती है और खुद से ही बातें करने लगती है। सारा दिन बीत गया, लेकिन अभी तक एक भी दिया नहीं बिका है। अब मैं अपने बच्चों के सामने क्या मुँह लेकर जाऊंगी? 2 दिन बाद दिवाली है और यहाँ हाल ये है कि घर में दिवाली का सामान खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। यही सब सोच सोच कर शारदा बहुत परेशान हो रही थी। शाम होते ही वो वापस घर आ जाती है। वो देखती है कि उसके दोनों बच्चे घर के बाहर बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। शारदा को देखकर शारदा की बड़ी बेटी कहती है, क्या हुआ माँ, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? क्या आज भी दिए नहीं बिके? नहीं रोशनी बेटा, आज भी दिए नहीं बिकी, इसलिए मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। शारदा और रोशनी की ऐसी बातें सुनकर शारदा का छोटा बेटा राजू कहता है, हमारे साथ हर साल ऐसा ही क्यों होता है माँ? मैंने सोचा था दिवाली आ रही है तो बहुत सारे पटाखे जलाऊंगा और बहुत सारी मिठाइयाँ खाऊंगा, लेकिन शायद मेरे नसीब में ये सब कुछ है ही नहीं। राजू ऐसे नहीं बोलते, माँ अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रही है ना कि दिए बिक जाएं, लेकिन अगर लोग हमसे दिए खरीद नहीं रहे तो इसमें माँ की क्या गलती है? मुझे पता है और मैं माँ को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। ऐसा कहते हुए राजू घर के अंदर चला जाता है। शारदा अपने बेटे को नाराज देखकर बहुत दुखी होती है। अपनी माँ को दुखी देखकर रोशनी उनसे कहती है, तुम दुखी क्यों होती हो माँ? वो भी राजू की बातों पर।
वो अभी छोटा है, उसमें दिमाग नहीं है, और वैसे भी दिवाली परसों है, कल का पूरा दिन बचा है। अगर भगवान ने चाहा तो हमारी दिवाली जरूर बनेगी। तुम सही कहती हो बेटी, अब तो बस भगवान का ही आसरा है। रोशनी की बातों से शारदा को काफी तसल्ली मिलती है, लेकिन सिर्फ बातों से ही किसी का पेट थोड़ी ना भरता है। अगले दिन भी शारदा की कुछ खास कमाई नहीं हुई। बस उसके पास इतने पैसे आ गए जिससे पूजा का सामान खरीदा जा सके। दिवाली की शाम शारदा ने पूजा की सारी तैयारियां कर ली थी। रोशनी ने अपने छोटे भाई राजू को भी समझा लिया था, लेकिन खुद शारदा का मन बहुत ही अशांत था। वो पूजा में बैठी तो थी, लेकिन उसके दिमाग में अलग ही उथल पुथल चल रही थी। हे भगवान, बच्चे भी क्या सोच रहे होंगे कि कैसी माँ है उनकी। साल में एक बार दिवाली आती है, उसमें भी मैं अपने बच्चों को खुशियाँ नहीं दे पाती हूँ। दूसरे बच्चों को मिठाइयाँ खाते देख और पटाखे फोड़ते देख इनके दिल पर क्या गुजरेगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरे बच्चे भी जरूर पटाखे जलाएंगे और जी भर के मिठाइयाँ भी खाएंगे। पूजा खत्म होने के तुरंत बाद ही बच्चों से बहाना बनाकर शारदा घर से बाहर निकल पड़ी। उसके मन में तो कुछ अलग ही चल रहा था। उसने सोचा, दिवाली के दिन बड़े बड़े लोग पार्टी करने के लिए घर से बाहर निकल जाते हैं और उन अमीर जादों के बंगले खाली हो जाते हैं। उन्हीं बंगलों में से एक बंगले में चोरी करके आज मैं अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदूंगी। ऐसा सोचकर शारदा चौकन्ने निगाहों से सारे बंगले को देखने लगी। तभी शारदा को एक ऐसा बंगला दिखाई दिया जिसके बाहर ना तो कोई चौकीदार था और वो बंगला खाली लग रहा था। शारदा चुपके से उस बंगले में घुस गई और कमरों में कीमती सामान ढूंढने लगी, लेकिन तभी उसे बहुत तेज पटाखे फूटने की आवाज सुनाई दी और उसके बाद एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। हे भगवान, लगता है मैं फंस गई। घर के लोग तो पीछे की साइड है, मुझे जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। शारदा निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि बच्ची कब से रो रही है, लेकिन उसे कोई चुप नहीं करा रहा। ये बच्ची को कोई चुप क्यों नहीं करा रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्ची अकेली है और पटाखे जलाते हुए जल गई है। मुझे एक बार चुपके से देखना चाहिए। ऐसा सोचकर शारदा घर के पीछे वाले गार्डन में जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक अपाहिज लड़की जमीन पर गिरी हुई है और उसके हाथ से बहुत ही ज्यादा खून निकल रहा है और उसकी व्हील चेयर भी वहीं पर पड़ी हुई है। शारदा को उस बच्ची पर दया आ जाती है। अरे, इसकी उम्र तो मेरे राजू जितनी है। बेचारी का हाथ जल गया है। लगता है पटाखे जलाते समय इसने खुद को नुकसान पहुंचा लिया। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर शारदा वहां जाती है और उस रोती हुई बच्ची को उठाकर वापस व्हील चेयर पर बिठा देती है। शारदा को देखकर बच्ची रोना बंद कर देती है। आप कौन हो? मम्मी पापा घर पर नहीं है, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने गए हैं। तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए? हाँ, वो लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वो मुझे कहीं लेकर नहीं जाते क्योंकि मैं अपाहिज हूँ ना। बच्ची की बातें सुनकर शारदा का दिल भर जाता है। वो भूल जाती है कि वो वहाँ पर चोरी के इरादे से गई थी। बच्ची की बातों का उसके दिल पर बिल्कुल जादू की तरह असर होता है। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं अभी तुम्हारे हाथ पर दवाई लगा देती हूँ। तुम मुझे बताओगी कि दवाई कहाँ रखी है? हाँ, दवाई का बक्सा वहाँ रखा है। शारदा दवाई का डब्बा लाती है और बच्ची को दवाई लगाने लगती है। दवाई लगाते लगाते वो उससे बातें भी कर रही थी। एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनी है, लेकिन आप कौन हो और आप कहाँ से आई हो? बस तुम ये समझ लो कि तुम्हारी मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए भेजा है। देखो, मैंने तुम्हारे हाथ पर दवा लगा दी है। सुबह तक तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुमने खाना खा लिया क्या? नहीं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। मम्मी पापा आएंगे तो वो खिला देंगे। सोनी की बात सुनकर शारदा रसोई से उसके लिए खाना लेकर आती है। ये लो बिटिया, खाना खा लो। लेकिन मैं कैसे खाऊं? मेरे हाथों पर तो दवा लगी है। सोनी की बात सुनकर शारदा मुस्कुरा देती है और अपने हाथों से उसको खाना खिलाने लगती है। उसके बाद दोनों मिलकर पटाखे जलाने लगते हैं। सोनी बहुत खुश होती है। जिंदगी में पहली बार वो इतनी खुश हुई थी। आप बहुत अच्छी हो आंटी, आप प्लीज मुझे छोड़कर कभी मत जाना। सोनी के इन बातों पर शारदा कुछ नहीं कहती, केवल मुस्कुरा देती है। तभी सोनी के माता पिता वापस घर आ जाते हैं। सोनी का पिता शारदा को देखकर गुस्सा हो जाता है। कौन है वे तू? घर खाली देखा नहीं कि चोरी करने के लिए घुस गई? अजय, अब देख क्या रहे हैं? मैं तो कहती हूँ पुलिस को बुलाइए।
पुलिस तो आएगी ही, लेकिन उससे पहले जरा इसकी खबर मैं लेता हूँ। सोनी का पिता शारदा की खूब पिटाई करने लगता है। तभी सोनी अपने पिता को रोकते हुए कहती है, रुक जाइए डैड, इन्हें मत मारिए, इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो बहुत अच्छी हैं, इन्होंने मेरी जान बचाई है। अगर आज ये यहाँ नहीं होती तो मैं शायद आप लोगों के सामने इस तरह बैठी नहीं होती। उसके बाद सोनी अपने साथ हुई सारी घटना अपने मम्मी पापा को बता देती है। सोनी की बातें सुनकर उसके माता पिता को बहुत पछतावा होता है। हमें माफ कर दीजिए बहन जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने हमारी बच्ची के लिए इतना सब कुछ किया और मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। मुझे खुद के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। ऐसा मत कहिए भाई साहब, मैं तो खुद आपके घर चोरी करने आई थी, लेकिन सोनी बिटिया की भोली बातों ने मुझे चोरी करने से बचा लिया। ऐसा कहकर शारदा अपनी सारी आत्मकथा उन दोनों को सुनाती है, जिसे सुनकर उन्हें शारदा और उसके परिवार के लिए बहुत बुरा लगता है। आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ बहन जी। एक माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। आपने आज ये बात साबित कर दी है। अगर आप बुरा न माने तो हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। हाँ बहन जी, ये सही कह रहे हैं। हम ढेर सारी मिठाइयाँ और पटाखे लेकर आपके घर पर आपके बच्चों के साथ मिलकर दिवाली मनाना चाहते हैं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा बहन जी, मेरे बच्चे भी बहुत खुश हो जाएंगे। उसके बाद सोनी के पिता और उसकी माँ शारदा के साथ उसके घर पहुँचते हैं, जहाँ पर राजू और रोशनी घर के बाहर बैठे हुए थे। माँ को देखकर राजू उनसे लिपट जाता है। कहाँ चली गई थी माँ आप? हमें आपकी कितनी चिंता हो रही थी, हम तो बहुत ज्यादा डर गए थे। हाँ माँ, राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। शारदा कुछ कहती उससे पहले ही सोनी की माँ कहती है, बच्चों चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ मेरे घर गई थी। क्यों गई थी, किस लिए गई थी, ये बात को छोड़ दो। चलो साथ में मिलकर दिवाली मनाते हैं। मैं तुम दोनों के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और पटाखे लेकर आई हूँ और ये मेरी बेटी सोनी है। तुम तीनों मिलकर ढेर सारे पटाखे जलाओ। वाओ आंटी, आप तो मेरे मनपसंद के बहुत सारे पटाखे लेकर आई हो और मिठाइयाँ भी। ये आज तो बहुत मजा आ जाएगा। राजू को नाचते हुए देखकर सभी हंसने लगते हैं। इसके बाद सोनी, रोशनी और राजू मिलकर बहुत सारे पटाखे जलाते हैं। उसके बाद वे सभी मिठाइयाँ खाते हैं। बहन जी अब हम चलते हैं और जाने से पहले हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं और मेरी वाइफ बिजनेस के सिलसिले से अक्सर बाहर रहते हैं। कभी इसको बाहर जाना पड़ता है तो कभी मुझे, इसलिए इतने बड़े घर में हमारी बेटी सोनी अकेले पड़ जाती है। अगर आप बुरा न माने तो आप अपने दोनों बच्चों के साथ हमारे घर में शिफ्ट हो सकती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, लेकिन मैं थोड़ी खुदगर्ज किस्म की इंसान हूँ। इस तरह मुफ्त में किसी का एहसान लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं बहन जी, हम आप पर एहसान नहीं कर रहे हैं। आप बदले में हमारे घर की देखभाल कर दीजिएगा और साथ में हमारी बिटिया सोनी की भी। हर महीने हम आपको पगार दे दिया करेंगे। शारदा उन दोनों पति पत्नी के आगे हाथ जोड़ लेती है और अगले दिन अपने बच्चों के साथ उस बड़े से बंगले में रहने चली जाती है। सोनी को खेलने के लिए साथी मिल जाता है और राजू को रहने के लिए एक बड़ा सा घर। इस तरह वो पूरा परिवार अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है।